अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कौन सी दो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जितने भी आज तक मैंने पिछले 6-7 सालों से सैकड़ों लोगों के वीज़े मिलते हुए देखे, सैकड़ों लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हुए देखे, और उनमें दो ही मुझे बड़ी वजह नज़र आई जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। नंबर वन, आपके केस में जान नहीं होती। मीन्स ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट आप खुद अप्लाई करो, कंसल्टेंट के थ्रू करो, लॉयर के थ्रू करो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रोफाइल का क्या मतलब है? नंबर वन, आपकी एज। आपकी एज क्या है बहुत ज़्यादा कुछ बता देती है। अगर एक बंदे की एज मान लो 50 से 60 साल होती है, वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि यार ये बंदा वापस आएगा क्योंकि आधी ज़िंदगी से ज़्यादा ये गुजार चुका है। आपकी एज 30 टू 40 ईयर्स है, स्टिल आपके चांसेस अच्छे हैं। आपकी एज 20 टू 30 ईयर्स है, ये डाउटफुल एज होती है जब भी आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ख़ास तौर पे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, इसमें आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरे नंबर पे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं, ये बात इस चीज़ को साबित करती है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, वाइफ को, बच्चों को, आपका वापस आना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल हैं, ये डाउट क्रिएट करता है कि आप वापस नहीं आएंगे। थर्ड नंबर पे आपका बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस 10,000 11,000 डॉलर आपके पास होने चाहिए, मेंटेन्ड होने चाहिए। लोग ज़्यादातर बेवकूफ़ी क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने से पहले हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले यकदम पैसा डाल देते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके केस पे। आपके केस में बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली 3 से 4 महीने, 6 महीने से मेंटेन्ड होनी चाहिए। मतलब ये कि उसमें हर वक्त 20-25 लाख रुपया या 10-11,000 डॉलर पड़े रहते हों, आप अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर लें। नंबर 4, ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री बाज़ औक़ात डायरेक्टली आपके केस पे असरअंदाज नहीं होती, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ज़रूर होता है कि एक बंदा ऑलरेडी कितने कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुका है। फैमिली प्रॉपर्टी टाइज, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, ये इस चीज़ को साबित करती है कि आप वापस आएंगे, आप अपने कंट्री के अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये पहला रीज़न हो गया कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये, लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, और ऑफ कोर्स मैंने भी ये मिस्टेक्स की, अपनी मिस्टेक से लर्न किया। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जब 10-12 कंट्रीज़ विज़िट कर लिए तो मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार मैं तो वीज़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ। ठीक है, मैंने यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने यूके का वीज़ा खुद से अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे समझ आ चुका था कि यार ये काम जो बंदा इस फील्ड में प्रोफेशनल है उसके पास जाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारा कोई लीगल प्रॉब्लम होता है हम लॉयर के पास जाते हैं, जब हमें अपना टैक्स फाइल करना होता है हम अकाउंटेंट के पास जाते हैं। तो ये कॉमन सी सेंस आपको क्यों नहीं समझ आती कि अगर आपको अपना वीज़ा फाइल करना है तो आपको जो है उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? पहली तो बात यह कि लोग बहुत ज़्यादा खुद से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो सस्ता कंसल्टेंट देखते हैं। ठीक है, सस्ता कंसल्टेंट बाज़ औक़ात आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। उसकी वजह ये कि सबसे पहले वो आपका पैसा और टाइम ज़ाया करवाता है। मान लो एक बंदे ने आपसे 20,000 रुपये लिए और आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि जी आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो एक तो आपकी एम्बेसी की फ़ीस गई, एक जो आपने कंसल्टेंट को पैसे दिए वो गए, 2-3 महीने आपके वेस्ट हो गए जो कि आप दोबारा जब फाइल करेंगे, और तीसरे नंबर पे आपका ऑलरेडी एक बुरा रिकॉर्ड इमिग्रेशन के पास जा चुका है। अब आप दुनिया का बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट भी हायर कर लेंगे, उसे मुश्किल होगी आपके बिगड़े हुए केस को सीधा करना। तो इसीलिए हमेशा अपने पैसों से ज़्यादा अपने मुस्तकबिल को यार इंपॉर्टेंस दो। मैं ये नहीं कहता कि जो है वो आप पैसों को ना देखो, बट बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट हायर करो। अगर आपको कोई पर्सन जो है वो $1,000 में मिल रहा है उसको हायर कर लो, ऐसा कंपेयर टू $200 $300 वाले
वाले बंदे को ना हायर करो, क्योंकि उसने आपका खर्चा डबल ही करवा देना है। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है वो माइंड में रखनी है। नंबर 1, अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। नंबर 2, अच्छे से कंसल्टेंट को हायर करना है, अच्छे से लॉयर को हायर करना है। जो बंदा जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है ना यार, उसको आपने हायर करना है, पैसों को नहीं देखना। क्योंकि आज अगर आप $1000 का सोच रहे हो कि यार $1000 $2000 चला जाएगा, आप ये नहीं देख रहे कि उस कंट्री में जाके, किसी भी बड़े कंट्री में जाके आपने एक महीने के अंदर अंदर $3-4 कमा लेना है। लेकिन जब हमारी कंसल्टेंसी की बात आती है तो हम कहते हैं यार कोई 20,000 वाला, 50,000 वाला, 70,000 वाला जो है वो कंसल्टेंट हायर कर लो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी प्रोफाइल है, आपका केस है, जो आप करना चाहते हैं करें। लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हुए देखे, वो 2 वजह से हुए। तो आपने इन दोनों पे काम करना है, अच्छी प्रोफाइल तैयार करनी है, अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है, और आपको वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।